हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। देखिए हम लोग 20 नंबर का टॉपिक कवर करने वाले हैं, भारत और समकालीन विश्व। ठीक है ना, ये जो है, ठीक ना, विश्व। इसमें हम लोग इतिहास कवर करेंगे, घटना और प्रक्रिया में यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद दो हैं, दोनों 10-10 नंबर के आते हैं। तो 20 नंबर हम अभी कवर कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक ना। तो हम एक प्रश्न की तरफ चलते हैं जो हमारे एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को आप पूरा बेहतरीन देख लीजिए, आपको 10 नंबर तो कन्फर्म ही हो जाएगा, ठीक ना। फिर तो देखिए हमारा जो प्रश्न आता है उसी में हमारा उत्तर भी छिपा रहता है। पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक ना। फिर इसके बाद हमसे पूछेगा जो ये क्रांति हुई थी इससे किस किस वर्ग पे असर पड़ा, ठीक ना। और आगे हमसे पूछेगा फ्रांस के क्रांति का फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना। और फ्रांस के क्रांति का यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। ये 4 प्रश्न है, चारों में से एक आना कन्फर्म है। तो आप देख लीजिए फ्रांस की क्रांति से कहाँ पे क्या असर होता है। मैं साथ ही साथ आपको याद भी करवाता हुआ चलूँगा, तो आप परेशान न होइए, ठीक ना। बस वीडियो लास्ट तक देखिए। तो देखिए हम लोग पहले देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास के, ठीक ना, विकास का सर्वप्रथम परिणाम। देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 की क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। तो आप ऐसे मत याद कीजिएगा कि 1789, बस आप याद करिए 1789, 789, बस आपको 1 जोड़ना है फ्रांस के लिए, ठीक ना। फ्रांस की क्रांति में आपको 1 जोड़ देना है, 789, ठीक ना। आपको याद हो गया होगा ये कब हुई थी, 1789, 1 आगे रहेगा, ठीक, तब हुई थी। और लुई 16वां, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ये 17 है ना, तो इसी से आप समझ लीजिए कि 16वां कौन था, लुई था। कौन था, लुई था, ठीक ना। हमारा जो लुई 16वां था वही यहाँ का क्या था, राजा था, ठीक ना। वहाँ उस समय लुई 16वां का क्या था, राजा था। जो निरंकुश शासक था उसे जनता के हितों की कोई परवाह नहीं थी, वह एक अयोग्य शासक था, ठीक ना। मतलब कि ऐसा बहुत क्रूर टाइप का शासक था, ठीक ना। अब फ्रांस के क्रांति के कारण, ठीक, तो आपको तो वो याद हो गया होगा कब हुई थी। अब मुझे आप रिप्लाई दीजिए कब हुई थी। तो आपको याद होगा कि 1789, ठीक ना, 789 आपको जोड़ना है 1। कौन था राजा, 16वां था। कौन 16वां, लुई 16वां, ठीक, आपको याद हो गया होगा दोनों। अब देखिए कारण तो क्या थे, प्रमुख कारण निम्नलिखित कारण थे। पहले आप हेडिंग बढ़िया से देख लीजिए, फिर इसके बाद हम अंदर आएंगे हेडिंग के। तो देखिए अयोग्य शासक था, ठीक, और क्या करता था, आम जनता की दयनीय दशा हो गई थी, ठीक ना। और फिर देखिए एक और है, मजदूर वर्ग की दशा जो थी वो दुर्दशा हो गई थी एकदम, ठीक ना। और एक हमारा है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, ठीक ना, निरंकुश था, तो अपने अनुसार ही शासन करेगा। मध्यम वर्ग पे भी इसका असर पड़ा, ठीक ना। और एक हमारा है, बस इतना ही है, ठीक। तो 4-5 हेडिंग है। तो आपको तो अब इसमें से आप केवल 2 या 3 अच्छे से लिख देंगे, एग्जाम में आपको नंबर दे के ही हो जाएगा, जाएगा कहाँ, ठीक ना। तो देखिए अयोग्य शासक, वो किस प्रकार अयोग्य शासक था। जिस समय यह क्रांति हुई उस समय लुई 16वां फ्रांस का शासक था। जो एक अयोग्य शासक था, वह अपनी निरंकुशता को बनाए रखने के लिए जनता पे किसी भी प्रकार से सबल नहीं बनना चाहता था। वह जनता के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था, यानी वो जनता का बिल्कुल भला नहीं चाहता था, एकदम निरंकुश था, हिटलर टाइप, ठीक ना। जनता की दयनीय दशा, जब वो निरंकुश है तो जनता की दशा दुर्दशा होगी। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां कुलीन वर्ग के लोगों, उच्च वर्ग, धनी वर्ग की विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक ना, जबकि साधारण तथा मध्यम वर्ग के लोग कोई सहानुभूति नहीं थी। इस प्रकार आम जनता की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, ठीक ना। तो मतलब कि जो राजा था वो केवल धनी लोगों के बीच रहता था, गरीब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, ठीक ना। और फिर आगे देखिए मजदूर वर्ग की दुर्दशा। तो मजदूर वर्ग की दुर्दशा होगी। फ्रांस में छोटे तथा बड़े उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के बीच असंतोष था तथा उन्हें अपने काम को बदले में उचित वेतन नहीं प्राप्त होता है, जिसके कारण मजदूर वर्ग में विद्रोह की भावना निरंतर विकास हो रही थी, ठीक ना। और हमसे कहा स्वतंत्रता। तो देखिए स्वतंत्रता प्रतिबंध कैसे लगाया था। फ्रांस की सरकार ने वहाँ की जनता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। वह पारी को 2 वर्गों में बांटे थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक ना।
कैथोलिक वर्ग चर्च तथा उच्च पादरी के पुरोहित होते थे जिनमें विशेष अधिकार प्राप्त होता तथा कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट वर्ग के पादरी को एक साथ भेदभाव तथा अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। ठीक ना। पादरियों में 2 प्रकार के थे, एक थे हमारे कैथोलिक, एक थे प्रोटेस्टेंट। ठीक ना। और फिर मध्यम वर्ग में देखिए क्या हुआ था। मध्यम वर्ग में फ्रांस की क्रांति में औद्योगिकरण के कारण मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग में वकील, अध्यापक, छोटे उद्योगपति, निम्न पदों पर कार्यरत अधिकारी आते थे। यह वर्ग फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र से समाप्त करके उसके स्थान पर देश प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते थे। यही कारण था कि साधारण जनता भी राजशाही के विरोध में आ गई। ठीक ना। तो मतलब वही है कि सभी लोग जब अध्यापक और वकील और उद्योगपति सभी लोग जब उसके अंतर्गत कार्य करने पर कि निरंकुश हो गए थे तो फिर ऐसा होगा ही। देखिए फ्रांस की क्रांति के फ्रांस में क्या प्रभाव पड़े। ठीक ना। ये वह रहेगा। तो देखिए लुई 16वां जो था, फ्रांस में होने वाली क्रांति फ्रांस पे निम्नलिखित प्रभाव पड़े। तो आप मात्र 2 या 3 प्रभाव देख लीजिएगा, मैं बहुत से बता दूंगा। देखिए फ्रांस की क्रांति का जो पहला प्रभाव था उसके कारण शासन का अंत हुआ, साथ ही लुई 16वां के शासन का अंत हो गया। ठीक। और इस क्रांति के उपरांत देखिए फ्रांस में अनेक लोक कल्याणकारी कार्य हुए, जैसे कि सड़कों, पुलों, नहरों तथा चिकित्सालयों, स्कूलों आदि का निर्माण कराया गया। ठीक। और फिर आगे दिया है इस क्रांति के बाद फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व तथा न्याय पर आधारित समाज हेतु प्रयास किए गए। ठीक ना। और इस क्रांति के बाद फ्रांस के प्रभुसत्ता तथा राजतंत्र के स्थान पे वहाँ के नागरिकों के हाथों में आ गई, यानी यहाँ पे लोगों का शासन हो गया। फ्रांस की क्रांति के बाद न्यायालय व्यवस्था आवश्यक रूप से परिवर्तन किए गए तथा देश के लिए नवीन कानून संहिता लागू की गई। ठीक। और फिर जो इसका था, इसका यूरोप में क्या असर पड़ा देखिए। तो फ्रांस की क्रांति का यूरोप पे निम्नलिखित असर पड़ा। देखिए 1789 ईस्वी में होने वाली फ्रांस की क्रांति का यूरोप में निम्नलिखित असर पड़ा। यूरोप के लोगों में एक नवीन चेतना का उदय हुआ और उन्होंने अधिकारियों के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक ना। और फिर यूरोप में ही देखिए, यूरोप में निरंकुश शासकों ने क्रांतिकारियों का दमन करना शुरू कर दिया। ठीक ना। जो निरंकुश शासक थे वो क्रांतिकारियों के विरुद्ध में हो गए थे। लोकतंत्र की इस विचारधारा को सभी यूरोपीय देश को बल मिला। सरकार जनता द्वारा और जनता के लिए होती है, ये बात हुई। ठीक ना। सरकार जो होती है जनता के लिए होती है और जनता द्वारा चुनी जाती है। तो बस यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर इसमें से आपको 2-3 तरह के प्रश्न मिलेंगे, फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, फ्रांस की क्रांति के का प्रभाव क्या क्या पड़ा और फ्रांस की क्रांति से यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, आपको इतने प्रश्न आ सकते हैं। तो आप देख लीजिए वीडियो को 1-2 बार, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को अलविदा कहते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।